वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन। आज हम एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं नीट की बात करता हूं, किसकी? अगर मैं नीट की बात करता हूं तो इससे हर बार 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूं अपनी बोर्ड की, तो बोर्ड में भी इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और एज इट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों को साथ में लेकर हम चल रहे हैं। एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करेंगे। नीट में जहां से बाहर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी साथ साथ में पॉइंट में कवर करवा दूंगा। वेल डेवलप नोट्स मिलेगी, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज थोड़ा सा आवाज में आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, इसके कारण थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब आएगी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को और देखते हैं इवोल्यूशन को। इवोल्यूशन शब्द किसने दिया था? एक साइंटिस्ट है हमारे, हर्बर्ट स्पेनर। पहले साइंटिस्ट का नाम आता है, इन्होंने पहली बार इवोल्यूशन शब्द का यूज किया। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार इस चीज को देखो। यहाँ पर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब यूनिवर्स जो हमारा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इस चीज को देखेंगे। हमारी अर्थ जो है उसकी उत्पत्ति, मतलब उसका विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और इसके बाद हम देखेंगे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन में विभिन्नताएं कैसे हैं। अगर हम बात करते हैं जीव की, तो जीव विविधता आप देखते होंगे कि कैसे जीव धीरे धीरे वेल डेवलप हो रहा है, बदल रहा है, विभिन्नताएं आ रही है, वो कैसे आ रही है। इस सारी चीजों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं एज इट लाइन आपको बताता चलूंगा और क्वेश्चन भी बताता चलूंगा कि यहां से क्वेश्चन पूछ चुके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये आता है भैया कि ब्रह्मांड होता क्या है। तो देखो, ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का समूह है। उनमें से एक आकाश गंगा है जिनका नाम है मिल्की वे, और उसी आकाश गंगा में हमारी अर्थ है। अब इस बात को समझो, ब्रह्मांड जो है हमारा वो अनंत है। अब देखो क्या होता है, अगर मैं सन की अपने बात करता हूँ, सूरज भगवान की अपने बात करता हूँ, ये प्यारे से मैंने क्या बना दिया, सूरज भगवान बना दिया। ठीक है, इसके इर्द गिर्द हमारे 9 ग्रह हैं जिनकी हम पूजा भी करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा की जाती है इसकी। 9 ग्रह में से एक ग्रह है हमारा, कौन सा? एक ग्रह है हमारा पृथ्वी, और इसी पृथ्वी ग्रह पर हम रहते हैं। और यही पूरी हमारी क्या है, आकाश गंगा है। और कई आकाश गंगाएं वहां पर अपने ब्रह्मांड पर देखी गई हैं और अनंत आकाश गंगाओं का समूह है। ठीक है, एक आकाश गंगा जिसका नाम मिल्की वे है, जहां पर हमारी अर्थ है, जहां पर हमारा पूरा कह सकते हैं कि सौर मंडल है। सौर मंडल में हमारे 9 ग्रह आते हैं, आप सभी को पता भी होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं कि प्रारंभ में अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी वातावरण नहीं था और तापमान बहुत ज्यादा था। फिर एक थ्योरी आती है जो इस चीज को समझाना चाहती है, बिग बैंग थ्योरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। इस थ्योरी को आपको याद रखना है। ये बहुत ही सिंपल, साधारण और बड़ी बात को कहता है कि ये थ्योरी जो बताती है वो महाविस्फोटक के बारे में बताती है। इसीलिए इसको हम महाविस्फोटक का सिद्धांत भी बोल देते हैं। सर ये क्या कहना चाहते हैं? तो मैं कहना ये चाहता हूं, ये थ्योरी कहती है एक ऐसा विस्फोट हुआ, इतना बड़ा विस्फोट हुआ जो अकल्पनीय था, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते वो कितना बड़ा विस्फोट हुआ होगा। उससे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और उसी से हमारी एक आकाश गंगा बनी मिल्की वे, जिस पर अर्थ का निर्माण हुआ। अब ये चीज कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ये बिग बैंग थ्योरी जो हमारी थी वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा, जब विस्फोट हुआ तब क्या हुआ? तापमान में गिरावट आई। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तभी मैं इस चीज को ऐसे लिखवा रहा हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये नीट में भी पूछा गया है और ये बोर्ड में भी पूछा गया है। दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाविस्फोट के बाद फलस्वरूप क्या हुआ होगा। तो तापमान में गिरावट आई और हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया, ऐसी गैसों का निर्माण होने लगा। साथ साथ आकाश गंगाओं का भी निर्माण हुआ। यहां पर जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते वो इस बात पर नहीं दे पाते कि तापमान में सर गिरावट कैसे आ सकती है। विस्फोट हुआ तो तापमान तो और ज्यादा बढ़ना चाहिए था। तो देखो बच्चा, जब विस्फोट हो जाता है, विस्फोट से पहले टेम्परेचर ज्यादा रहता है, एक बार जब विस्फोट हो गया तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसकी जब हीट बढ़ती है तो ज्वालामुखी सब लोग देखे होंगे। ठीक है, देखे नहीं होंगे तो सुने होंगे। ठीक, ज्वालामुखी जो रहती है वो फट जाती है। वो फट जाती है यानी हीट को उसने रिलीज कर दिया। जब उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट हुई थी वो फटी, और फटने के बाद हीट उसकी रिलीज हो गई। अब टेम्परेचर डाउन हुआ है हल्का सा, अब फिर से वो कुछ दिन तक डाउन रहेगा। जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, तब वो ज्वालामुखी फिर से फटेगी।
ठीक, ऐसे क्या होता है, जब भी विस्फोट होता है तो टेम्परेचर हमेशा डाउन होता है, विस्फोट से पहले टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इस बात को आपको याद रखना है। और साथ साथ हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का भी निर्माण हुआ था, जिसके कारण आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। और जो आकाशगंगाएं हैं, इन्हीं गैसों से बनी हुई है हमारी आकाशगंगाएं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। तो देखो, प्रारंभिक पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, जब विस्फोट वगैरह हुआ होगा तो हमारी जो पृथ्वी थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था पृथ्वी के अंदर, टेम्परेचर था, और साथ साथ में कुछ चीजें थी जो पृथ्वी को ढके हुए थी। धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगा और जो चीजें थी, जो गलित पदार्थ थे, जो पूरी पृथ्वी को ढके हुए थे, वो क्या, वो जल और वाष्प, मीथेन, CO2 और अमोनिया आदि के रूप में धरातल पर नीचे गिरने लगे। और जब ये नीचे गिरने लगे तो और धीरे धीरे क्या हुआ, जब बहुत समय बीता, ये करोड़ों वर्ष की बात बता रहा हूं मैं, जब बहुत समय बीता तब धीरे धीरे और टेम्परेचर डाउन हुआ और जो पूरा आसमान, अब सपोज दैट तुम इस बात को समझो, पूरी पहले पृथ्वी ऐसे धुआं से हम कह सकते हैं या धूल से ऐसे ढकी हुई थी कि जो किरणें थी, सनलाइट थी, वो पृथ्वी पर नहीं आ पा रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो धूल या तो हम कह सकते हैं धुआं, ये धीरे धीरे नीचे की ओर बैठने लगा, धरातल में आने लगा, तो थोड़ा सा आसमान साफ हुआ। जब आसमान साफ हुआ तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने लगी। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने लगी बच्चा, तो रिएक्शन होने लगी। रिएक्शन कैसे हुई, जो हमारे पास H2O था, उसने H2 और O2 बना लिया। ठीक है, और जो हमारे पास O2 था, उसने अमोनिया और मीथेन के साथ क्रिया की और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसें बनी। धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे ओजोन गैस भी बनने लगी या ओजोन परत बनने लगी। ओजोन परत के बारे में सब लोग जानते होंगे, इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब प्रारंभिक पृथ्वी थी तो उस पर कोई भी वातावरण नहीं था, वो एक तरीके से गलित पदार्थों से ढकी हुई थी, धुएं से या धूल से पूरी तरीके से ढकी हुई थी। धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ, धीरे धीरे धूल नीचे बैठने लगी। जब धूल नीचे बैठने लगी तो सनलाइट आने लगी, सनलाइट ने रिएक्शन किया और धीरे 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 अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होने लगा। यहां तक की बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ डाटा याद रखेंगे, कुछ टाइमलाइन है जिन्हें हमें एज इट याद रखनी है, और ये सारी टाइमलाइन से नीट में 3200 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट जैसे एग्जामों में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इससे केवल डाटा बेसिस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, तो लगभग 20 बिलियन वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर मैं सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करता हूं तो 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। और अगर मैं जीवन की बात करता हूं, जीवन कब आया होगा अर्थ में, तो 4 बिलियन वर्ष पूर्व आया। कब आया, 4 बिलियन वर्ष पूर्व। और अगर मैं बात करता हूं अकोशिकी, अब जीवन आया तो पहले अकोशिकी कोशिका का निर्माण हुआ होगा, फिर कोशिकी कोशिका का निर्माण हुआ होगा, सबने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो जब अकोशिकी कोशिका का निर्माण हुआ तब वो कब हुआ होगा, 3 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ होगा, और कोशिकी का 2 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ होगा। ये सारी टाइमलाइन आपको एज इट याद रखनी है। आप इसको लिख लीजिए, आप इसको बार बार पढ़िए, जहां पर पढ़ते हैं वहां पर कहीं ना कहीं पोस्टर लगाकर चिपका दीजिए। इसको आपको भूलना नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक नोट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। जो हमारी तारकीय दूरियां रहती हैं, सबको पता होगा प्रकाश वर्ष में हम उनको नापते हैं, सबने सुना होगा, फिजिक्स सबने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। तो जो हमारी तारकीय दूरियां होती है, मतलब एक तारे से दूसरे तारे की दूरी जो होती है, उसको हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है, वो ये है कि जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तब आपको भले लग रहा हो कि यार कितना सुंदर आसमान है, वाह यार कितना अच्छा लग रहा है और ये हमारा फ्यूचर है। ठीक है, लेकिन जब आप आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, उस समय आप अपने फ्यूचर को नहीं देख रहे होते, उस समय पास्ट को आप देख रहे होते हैं। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं बच्चा कि सपोज दैट एक कोई तारा है, ये मैंने क्या बना दिया, एक तारा बना दिया, और यहां पर मैंने क्या बना दिया, अपनी अर्थ बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, पृथ्वी बना दिया। अब देखो, इस तारे ने अपनी प्रकाश यात्रा चालू की, इस तारे ने अपनी प्रकाश यात्रा क्या की, स्टार्ट की। लेकिन ये तारा कई करोड़ लाख वर्ष पूर्व यात्रा करने के बाद, प्रकाश वर्ष पूर्व यात्रा करने के बाद इसका प्रकाश जाकर अब अर्थ पर पहुंचा है। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो वर्तमान है, वो पास्ट है बच्चा। वो बहुत समय पहले उसकी यात्रा स्टार्ट हुई थी उस प्रकाश की। हो सकता है कि आज वो तारा ही ना बचा हो, लेकिन आप उसका प्रकाश आज देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो हम देखते हैं, जो हम तारे देखते हैं, जो हम पूरी तरीके से इतना अच्छा आसमान देखते हैं रात में, वो शायद
कब का रोशनी हो और कब का हम देख रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। एनसीईआरटी ने लिख रखा है, बच्चे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, लेकिन एक इंफॉर्मेटिव बात थी, इस बात को मैंने लिख भी दिया। मैंने पहले ही कहा था वेल डेवलप्ड नोट्स आपको मिलेंगी, सारी एनसीईआरटी के पॉइंट, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन वे पर लिखा जाएगा और हर एक चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा जहां से भी क्वेश्चन आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति की थ्योरी को जानते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं, कई तरीके की थ्योरी आई जिन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी। ठीक है, अब हम जीवन की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो पहला सिद्धांत जो आता है वो विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत आता है। अच्छा, ये विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत क्या था? ये धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। धार्मिक मान्यताओं पर सर क्यों? मतलब धर्म के अनुसार इन्होंने कह दिया भैया कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो ज्यादा पुरानी नहीं है। पृथ्वी, इनके अनुसार हमारी जो पृथ्वी है वो केवल 4000 वर्ष पुरानी है, और जो पृथ्वी में हमारे जीव हैं, जैसे कि हमारे जानवर हो गए, जीव हो गए, हम लोग हो गए, हम पहले से ऐसे थे, हमें कोई भी विकास नहीं हुआ, हमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, हम एज इट ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही हैं। इन्होंने इस बात को बताया जो पूरी तरीके से ये बात गलत हो गई। कैसे गलत हो गई? ये बात सबसे ज्यादा गलत हुई तो इस बात पर कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है। इसको पुरानी कर लीजिएगा। और देखो 4000 वर्ष क्यों नहीं पुरानी, इस बात को मैं क्यों कह सकता हूं? क्योंकि जो हमने जीवाश्म खोजे हैं, आप सभी को पता होगा बच्चा, जो हमने जीवाश्म खोजे हैं वो बहुत ही लंबे लंबे समय तक के जीवाश्म खोजे हैं। 4000 वर्ष पुराना तो इतिहास हमको पता है। ठीक है, तो इतना तो पुरानी नहीं हो सकती है, और बहुत पुरानी है हमारी अर्थ। ठीक है, इन्होंने तो बहुत ही कम नंबर बताया था, इसलिए पूरी तरीके से पूरी तरीके से जो हमारा सिद्धांत है वो गलत हो जाता है। विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत ये समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं, चलो फिर कॉस्मिक पैनस्पर्मिया का सिद्धांत बोल देते हैं इसको, सेकंड नंबर को। अब देखो ये जो सिद्धांत था इस पर थोड़ी सी चर्चा हम कर सकते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत पर आज भी विवाद है। ये सिद्धांत कहता है कि कोई स्पोर जो कि अंतरिक्ष से आया होगा पृथ्वी पर, और उसी स्पोर से पूरा जीवन डेवलप हुआ। और ये जो सिद्धांत था ये खगोलीय वैज्ञानिक जो होते हैं उनका फेवरेट सिद्धांत है। आज भी वो इस चीज को मानते हैं कि बाहर से कहीं अंतरिक्ष से जब उल्का पिंड वगैरह गिर रहे थे तो अंतरिक्ष से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि स्पोर के रूप में लाइफ आई होगी, फिर उस लाइफ ने यहाँ पर डेवलप किया अपने आप को, उत्परिवर्तन हुआ, फिर जाके आप डेवलप हो गए और ऐसे बन गए। ठीक है, ये सिद्धांत एक तरीके से पूरी तरीके से सही भी नहीं है, लेकिन इसको कोई गलत भी नहीं कर पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वतः जनन का सिद्धांत। बहुत ही गलत सिद्धांत, घटिया सिद्धांत एक नंबर का था। इसको हम बोलते हैं ऑटोजेनेसिस, या हम बायोजेनेसिस भी बोल देते हैं। अब देखो ये सिद्धांत एक बेवकूफ वाली बात कहता है। हम कह सकते हैं कि बहुत ही बोरिंग सी बात कहता है। ये कहता है कि जीवन अपने आप जीवन की उत्पत्ति अपने आप हो गई। कुछ सड़े गड़े नाले वगैरह होते हैं ना, जैसे कि नदियां होती हैं, उससे जीवन की उत्पत्ति हो गई और ये डेवलप होने लगे धीरे धीरे, और आज हम ऐसे हो गए। ठीक है, लेकिन इस बात को गलत किसने किया? इस बात को गलत किया हमारे लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा इनकी इस बात को गलत कर दिया कि जीवन ऐसे ही नहीं बन गया कि अपने आप जीवन बन गया। कुछ ना कुछ पूर्व चीजें हुई होंगी, फिर उनका मेल हुआ होगा, फिर जाकर जीवन बना होगा। और जीवन कैसे बना इस बात को अच्छी तरीके से कौन स्पष्ट करता है? जीवत जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या कहती है कि जो जीवन आया वो जीवन से ही जीवन आया होगा। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात थी कि भैया पूर्व स्थित जीवन जो रहा होगा उसी से आगे जीवन आया होगा और उसी से चीजें डेवलप हुई, तभी हम जाके इस तरह डेवलप हुए। ऐसे नहीं कि अचानक से जीवन प्रकट हो गया होगा। ठीक है, और ये सिद्धांत अच्छी तरीके से इस चीज को स्पष्ट करता है और ये कहता है कि जो जीवन आया, जो लाइफ बनी होगी, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और कुछ कंपाउंड हो गए, न्यूक्लिक अम्ल हो गए और क्या न्यूक्लियोप्रोटीन हो गए, उन सबके मेल से बनी होगी। पहले एक छोटी सी सेल बनी होगी, उसी से पूरी डेवलप हुई होगी। आज हम इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत इस बात को बताता है भैया रासायनिक विकास हुआ, पहले रासायनिक विकास हुआ, फिर जाकर लाइफ बनी होगी। अब रासायनिक विकास क्या है इस बात को हम भी और अच्छी तरीके से देखेंगे। अभी केवल इतना जानो, रासायनिक विकास का मतलब ये होता है कि देखो जो हमारे पास अकार्बनिक पदार्थ थे उनसे कार्बनिक पदार्थों का बनना, और कार्बनिक पदार्थों से जटिल कॉम्प्लेक्स पदार्थों का बनना।
यही है हमारा रासायनिक विकास। अब देखो इस बात को हमारे साइंटिस्ट थे ओपेरिन और हेल्डेन, इन्होंने अच्छी तरीके से इस सिद्धांत को समझाया, अपने प्रयोगों द्वारा इस सिद्धांत को सत्यापित कर दिया, सही कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, ये कह दिए कि हाँ ये सिद्धांत सही है। और कई सारे साइंटिस्टों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। आज हम इसी सिद्धांत को मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई होगी वो पहले से स्थित जीवन से हुई होगी और ये रासायनिक विकास के बाद की घटना है। पहले तो रासायनिक विकास हुआ होगा, जटिल कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है। अब देखो सपोज दैट तुम्हारे पास केवल जल ही है, तो जल से तो कुछ नहीं हो सकता, अमोनिया तो अमोनिया से कुछ नहीं हो सकता। सारे कंपाउंड आपस में मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा बनाए होंगे जिससे जीवन का विकास हुआ होगा। आगे हम पढ़ेंगे भी तो कैसे हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब लुईस पास्चर का प्रयोग, इन्होंने कैसे प्रयोग द्वारा स्वतः जनन के सिद्धांत को गलत किया। अब देखो इन्होंने 3 बीकर लिए, 3 बीकर में एक बीकर तो सिंपल सा लिया, दूसरे बीकर में इन्होंने क्या किया, दूसरे बीकर में इन्होंने जो बीकर की जो ऊपर वाली हम कह सकते हैं कि नली होती है उसको इन्होंने टेढ़ा कर दिया। अब इसमें क्या किया, इसमें टेढ़ा जो किया, साथ में इन्होंने क्या लिया, साथ में इन्होंने लिया एनर्जी के रूप में आग को। क्या लिया, इन्होंने आग का प्रयोग किया। अब देखो इस चीज को समझना, इन्होंने ऐसा क्यों किया, तुमको भी अभी बात समझ में आ जाएगी। इन्होंने गले सड़े हुए ईस्ट को लिया, इन्होंने किसका यूज किया, यहां पर लिख सकते हैं आप, इन्होंने सड़े हुए ईस्ट का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, सड़े हुए ईस्ट का प्रयोग किया। अब इन्होंने क्या किया, इस ईस्ट को इस बीकर में डाल दिया, तीनों बीकर में इन्होंने क्या किया, ईस्ट को डाला। अब ये तीनों बीकर में जब ईस्ट को डाले, सड़ा सा एकदम से वो था। तो अब रिजल्ट देखो, पहले नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने देखा कि भैया जो पहले नंबर में था वो ईस्ट के बगल बगल थोड़े थोड़े कीटाणु आ गए थे, कुछ जीव आ गए थे और सभी जगह जीव भरे ही भरे थे, कुछ बैक्टीरिया थे, कुछ जीव थे, कुछ कीटाणु बन गए थे, कुछ नए जीव आ गए थे। तो ये तो एक बात हो गई, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात इन्होंने देखा कि दूसरे वाले बीकर में अंदर कोई भी जीव देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन इन्होंने देखा जहां से बीकर मुड़ा हुआ है वहां पर कुछ जीव लगे हुए थे। ठीक है, ये तो इन्होंने दूसरे बीकर पर देखा, लेकिन तीसरे बीकर पर क्योंकि नीचे से आग जल रही थी और यहां पर क्या है, यहां पर भाप निकल रही थी, तो कोई भी जीव यहां पर देखने के लिए नहीं मिल पाया। इसका निष्कर्ष जो इन्होंने बताया बच्चा, इसका जो इन्होंने निष्कर्ष बताया बहुत ही सिंपल सा निष्कर्ष था, आपको भी समझ में आ गया होगा। पहले वाले पर जीव बाहर से आए होंगे, ना कि स्वयं से बने होंगे। ठीक है, अगर स्वयं से बनते तो इस पर भी जीव का बनना जरूरी था, जीव यहां पर बनते ही बनते, लेकिन यहां पर जीव नहीं बने, बाहर से जीव आए होंगे। लेकिन अगर मैं सेकंड नंबर डायग्राम की बात करता हूं तो जीव बाहर से जब आ रहे थे तब ये नली में फंस गए होंगे, तो ये अंदर नहीं पहुंच पाए। और तीसरे वाले में क्योंकि भाप हो रही है, क्योंकि यहां पर क्या निकल रही है, भाप निकल रही है, तो जीव अंदर ही नहीं गए होंगे, इसलिए कहीं पर भी जीव देखने के लिए नहीं मिले। इससे हमें इस बात की बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि जीव जो है वो सड़े गड़े पदार्थों से नहीं बन गए, अचानक से नहीं बन गए, कहीं ना कहीं वो डेवलप हुए होंगे। ठीक है, इस बात को इन्होंने अच्छी तरीके से अपने प्रयोगों द्वारा समझाया। प्रयोग आपको समझ में आ गया क्या? जिस भी बच्चे को प्रयोग ना समझ में आया हो वो कमेंट करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक विकास के बारे में। अभी तक आप देख रहे थे कि रासायनिक विकास असल में है क्या? रासायनिक विकास, इस चीज को देखो अगर मैं पहले की पृथ्वी की बात करता हूं तो पहले जो पृथ्वी थी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ज्वालामुखी वाले तूफान चलते थे, वातावरण अपचाई था और पृथ्वी पर जो पूरा अशिथिलन मचा हुआ था, पूरी चीजें स्टेबल नहीं थी, अनस्टेबल थी सारी चीज। ये प्रारंभिक हम बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जब पृथ्वी पर शांति आने लगी, धीरे धीरे वातावरण जब शांत होने लगा, धूल नीचे बैठने लगी, तो उस समय क्या हुआ होगा, उस समय जब धूल नीचे बैठी तो कुछ न कुछ कंपाउंड ऊपर बने रहे होंगे और उन्होंने सूर्य के साथ पराबैंगनी किरणों, सूर्य के पराबैंगनी किरणों के साथ अपना मेल तोल कर कुछ कंपाउंड बनाए होंगे। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, यहां से नीट और बोर्ड दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इस चीज को डायरेक्ट लिखवा रहा हूं कि प्रारंभिक पृथ्वी पर क्या क्या था। देखो अगर मैं बात करता हूं तत्व के परमाणु, ठीक है, तो CHON, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? कौन से, आप कौन याद रखते हैं ना, कौन हो भाई, तो इससे आप कौन से आप इस चीज को याद रख सकते हैं, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं सर्वाधिक मात्रा पर कौन थी, तो भैया हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा पर प्रारंभिक अर्थ पर उपस्थित थी।
ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं जो प्रथम हमारा अकार्बनिक यौगिक था वो क्या था, तो अकार्बनिक की बात हो रही है तो वाटर तो सबसे पहले नंबर में आता है, फिर इसके बाद आता है अमोनिया। वाटर और अमोनिया जो है वो प्रथम अकार्बनिक यौगिक थे पृथ्वी पर। और अगर मैं प्रथम कार्बनिक यौगिक की बात करता हूं तो मेथेन, और ये नीट में पूछा गया है और लगभग 2 से 3 बार रिपीटेड वे पर पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो मेथेन थी। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं। चलो फिर इतनी बातें आपने समझी। अब देखो जो रासायनिक विकास है, रासायनिक विकास जब हो गया तब जीवन का विकास होना स्टार्ट हुआ। अब देखो हुआ क्या होगा, इसी सब कंपाउंड से, इन्हीं सब चीजों से जटिल कॉम्प्लेक्स बने होंगे। क्या बने होंगे बच्चा? जटिल कॉम्प्लेक्स बने होंगे। और यही जटिल कॉम्प्लेक्स से क्या आया होगा, आगे की हमारी लाइफ बनी होगी। इस बात को हम और भी अच्छी तरीके से देखेंगे जैव विकास में। अभी तक आपने देखा रासायनिक विकास क्या हुआ, तो रासायनिक विकास में जो जो चीजें हुई मैं आपको बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टैनले और मिलर का प्रयोग। ठीक है, स्टैनले और जो मिलर थे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने भूमिका निभाई थी रासायनिक विकास में। इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जो प्रारंभिक आद्य पृथ्वी की तरह था। ठीक है, पहले जैसे जो चीजें घटित हुई होंगी वो इन्होंने अपने प्रयोगशाला में तैयार किया। और ये कब की बात है? 1953 की बात हो रही है। 1953 में ठीक प्रारंभिक पृथ्वी जैसी स्थितियां इन्होंने अपने प्रयोगशाला पर अपनाई। अब देखो ये जो क्वेश्चन यहां से जो पूछे जाते हैं वो नीट और बोर्ड दोनों में पूछे जाते हैं, 12th और नीट दोनों में पूछे जाते हैं। और पूछे कैसे जाते हैं, जो पॉइंट मैं जैसे लिखा रहा हूं वैसे क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं और ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है, आगे बढ़े और देखना अब इस चीज को। देखो इन्होंने क्या किया था, 1953 ईस्वी में प्रारंभिक अर्थ के जैसे अपने प्रयोगशाला में सिचुएशन क्रिएट की। ठीक है, और सिचुएशन क्रिएट करने के लिए उन्होंने यूज क्या क्या किया था, तो इस बात को समझो। डायरेक्ट पूछा गया है कि नीट में कि इन्होंने स्टैनले और मिलर ने अपने प्रयोग में किन चीजों का यूज किया था, उपयोग किन चीजों का किया था, तो मेथेन हो गई, अमोनिया हो गई, H2 हो गई। ये जो तीनों चीजें हैं इन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल वाष्प के साथ अपने फ्लैक्स पर लिया। और ऊर्जा के लिए इन्होंने क्या यूज किया था, तो दो टंगस्टन, और ऊर्जा के लिए इन्होंने क्या यूज किया था, 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज किया था जो विद्युत चिंगारी के रूप में काम करते थे, मतलब विद्युत चिंगारियां निकलती थी। ये कैसी थी, जो शुरुआत में आद्य पृथ्वी पर जो नहीं होता कि बादल गरजते हैं तो तुम देखते हो कि बिजली दिखती है, तो उस तरह का माहौल बनाने के लिए इन्होंने 2 टंगस्टन का यूज किया। और एक तरीके से इन्होंने सिचुएशन बनाई जैसे बादल गरज रहे हैं और बिजली तड़क रही है। ठीक है, ये वाली। ओके, तो इन्होंने यूज किसका किया था ऊर्जा के लिए, 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज किया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, आगे बढ़े क्या, और इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने देखा कि अमीनो एसिड बन रहा था। अब देखो अगर अमीनो एसिड बना बच्चा तो इस बात को जानो, अमीनो एसिड ही लाइफ का क्या माना जाता है, एक तरीके से स्टार्टिंग का फेज माना जाता है। अगर अमीनो एसिड बन चुका है तो अब यहां से लाइफ बन सकती है। हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड के बाद लाइफ बन सकती है। और अगर अमीनो एसिड ही नहीं बना तो ये कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलकर तो लाइफ नहीं बना सकती। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े। अब देखो इनके प्रयोग में इन्होंने एक स्ट्रक्चर सामने दिख रहा होगा, ये किसका स्ट्रक्चर है, NCERT का स्ट्रक्चर है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड का यूज किया, ये जो इलेक्ट्रोड थे वो टंगस्टन के बने हुए थे। और इन्होंने किसका किसका यूज किया, यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर मेथेन है, ये क्या हो गया, अमोनिया हो गई, जल हो गया और H2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया था भैया कि यहाँ पर अमीनो एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा, अमीनो एसिड बन रहा है। इस बात को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ये बात समझ में आ गई क्या, सभी को समझ में आ रही है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगर समझ में आ रही है। चलो अब हम देखेंगे जैविक विकास को। भैया जैविक विकास में अभी तक हम जो देख रहे थे ना, रासायनिक विकास हुआ, उसके बाद जैविक विकास हुआ। अभी तक रासायनिक विकास हो चुका है, अब जैविक विकास होगा। जैविक विकास में क्या होगा, जो हमारे पास अकार्बनिक अणु थे वो चेंज होने लगेंगे कार्बनिक अणुओं में, और यही कार्बनिक अणु आगे जाकर
कोलाइडी बूंदों में चेंज होने लगी। अब सर ये कोलाइडी बूंद वर्ड आपने क्यों यूज किया, तो मेरी बात को समझना। देखो पहले क्या था, पहले जल ही जल था। और अगर मैं बात करता हूं एक सागर की, ये मैंने क्या बना दिया, वैसे सागर तो बहुत बड़ा होता है बच्चा, लेकिन आप इतने से समझिए, ये मैंने क्या बना दिया, पूरा का पूरा मैंने सागर बना दिया। अब क्या हुआ होगा, शुरुआत में कुछ कंपाउंड आए होंगे और कुछ कंपाउंड बने होंगे। धीरे धीरे जब ये अकार्बनिक अणु थे, अब देखो ये सपोज दैट ये अकार्बनिक अणु है, धीरे धीरे इनसे किसका निर्माण हुआ होगा, कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, अब कार्बनिक अणु इधर उधर पड़े रहे होंगे और फिर ये आपस में मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनाए। देखो ये जैसे कुछ पड़ा हो यहाँ पर, इसको हम कह देते हैं कोलाइडी बूंद। और इसी कोलाइडी बूंदों में क्या क्या उपस्थित था, प्रोटीन हो, पॉलीसैकेराइड हो, न्यूक्लिक अम्ल हो और क्या हो, लिपिड हो, ये सारी चीजें इस बूंद पर देखने के लिए मिल सकती थी, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं। और इसी बूंद ने आगे और कॉम्प्लेक्स, जटिल कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन की होगी और लाइफ को बनाया होगा। इसी न्यूक्लिक अम्ल की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें और कुछ चीजें हुई होंगी और इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी चीज को हम बोलते हैं प्रोटोबायोंटस। क्या बोल देते हैं बच्चा, प्रोटोबायोंटस। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोबायोंटस में किसको बोल रहा हूं, कोलाइडी बूंद को मैं प्रोटोबायोंटस बोल रहा हूं। और कोलाइडी बूंदों में क्या क्या हो सकती है, या मैं कह सकता हूं कि प्रोटोबायोंटस में क्या क्या हो सकता है, तो प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसैकेराइड हो सकती है, लिपिड हो सकती है और न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है। बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो प्रोटोबायोंटस था ये जनन करने में असक्षम थे, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा जीव बना होगा जो जनन नहीं कर सकता, लेकिन लाइफ तो बन चुकी थी। अब धीरे धीरे इन्होंने और डेवलप किया अपने आप को। न्यूक्लिक अम्ल में कुछ बदलाव आए और बदलाव म्यूटेशन के तहत आए। म्यूटेशन हुआ और न्यूक्लिक अम्ल के अंदर रिप्लिकेशन की क्षमता आई, स्वप्रकृतिकरण की क्षमता आई, इसको हम रिप्लिकेशन बोल देते हैं। यानी ये अगर रिप्लिकेशन करने लगा है बच्चा, ये अगर रिप्लिकेशन करने लगा है मतलब अब ये रिप्रोडक्शन भी करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रिप्रोडक्शन भी करने लगेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। यानी जब न्यूक्लिक अम्ल में म्यूटेशन हुआ और इनके अंदर रिप्लिकेशन करने की क्षमता आई, तब ये जनन भी करने लगे। क्या करने लगे बच्चा, तब ये जनन करने के योग्य, जनन योग्य हो गए। ठीक है, अब अगर ये जनन योग्य हो गए तब ये क्या कर सकते हैं, अपनी संतानों को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बच्चा। और यहीं से इनकी संतानें बढ़ने लगी। इन्हीं संतानों में क्या हुआ, इन्हीं संतानों में म्यूटेशन होता रहा और आदमी क्या हो गया, डेवलप हो गया। क्या हो गया बच्चा, डेवलप हो गया। ठीक, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है क्या, आ रही होंगी। ठीक है, और जो न्यूक्लिक अम्ल था हमारा, उसने प्रोटीन के साथ क्या किया, प्रोटीन के साथ मेल किया और साथ में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण कर दिया। और न्यूक्लियो प्रोटीन भी हमारे जीवन विकास का एक अहम भूमिका रखने वाला कंपाउंड माना जाता है। बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़ूं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जीवाश्म प्रमाण के बारे में। जीवाश्म प्रमाण के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो देखो ऐसे प्रमाण आपने देखा होगा, आप सभी बच्चे जानते होंगे, इस बात से परिचित होंगे कि कुछ जीवाश्म जब हमें खनन, जब खुदाई हुआ करती है, उसमें अचानक से कोई जीवाश्म मिल जाता है, अचानक से कोई हड्डियां मिल जाती है। ठीक है, अगर हमें जीवाश्म मिलते हैं और हमें लगता है यार ये एकदम से अलग लग रहा है, तो हम एक अनुमाना लगाते हैं कि ये अभी का नहीं है, और अगर बाद का है तो कितने बाद का है। और ये कैसे पता चलता होगा, इस बात को समझो। देखो मैं अर्थ को बनाता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझना। ठीक है, और ये मैंने क्या बना दिया, अर्थ का पूरा बेसमेंट बना दिया। अब ये देखो जो मैं बेसमेंट बना रहा हूँ कई परतों में बना रहा हूँ, और ये अर्थ में ऐसा ही होता है। अब सपोज दैट पहले अर्थ में ये वाली बेसमेंट रहेंगी, धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और ये बेसमेंट बढ़ती रहती है, तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई और ये पांचवी हो गई। ऐसे बेसमेंट जो रहता है, हम कह सकते हैं ये जो रहती है, ये चीजें बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। और अगर मैं इस बात को कहता हूं, इसका एक प्रॉपर ईयर होता है। क्या होता है बच्चा, इसका एक प्रॉपर ईयर होता है कि ये 100 साल बाद एक बेसमेंट से दूसरे बेसमेंट में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, दूसरी बेसमेंट बन जाएगी, फिर 100 साल बाद तीसरी बन जाएगी, ऐसे कुछ होता होगा। सपोज दैट तुमको एक जीव मिला जो तीसरे नंबर की बेसमेंट पर मिला। कहां पर मिला, यहां पर तुमको एक जीव मिला, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि कितना पुराना है, हम इस बात को जानेंगे कि जो बेसमेंट बन रही है वो कितने समय बाद बन रही है। और अगर ये मान लो सपोज दैट 100 साल बाद बन रही है, तो हम देखेंगे एक बेसमेंट, दूसरी बेसमेंट और तीसरी बेसमेंट के पास मिला है, तो लगभग ये 300 वर्ष पुराना जीवाश्म रहा होगा। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या,
है क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवों में चट्टानों से प्राप्त चिन्ह या ठोस भाग हो सकते हैं। ये जो अवशेष होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कह सकते हैं। अब देखो जीवाश्म के रूप में कुछ भी भैया मिल सकता है, तुम्हारी खोपड़ी मिल गई, तुम्हारा हाथ मिल गया, तुम्हारे दांत मिल गए, कुछ भी ऐसी चीज जो जो गल नहीं सकती है, ठोस है, ठीक है। या तो कुछ नहीं मिला भाई, तो ऐसे तुम दबे कि बीच में चिन्ह बन गया। सपोज दैट ये परत है, ये एक परत हो गई और ये एक परत हो गई। तो जब कोई जीव दबा रहा होगा तो केवल यहां पर जीव तो पूरा गल गया, लेकिन यहां पर कुछ स्ट्रक्चर जैसे बन गया, तो हमें पता चल जाता है कि यहां पर कुछ इतना बड़ा जीव लगभग रहा होगा जो कि यहां पर मरा होगा। उसका पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, पूरा खांचा बन जाता है, तुम कह सकते हो उससे, ठीक है। तो जीवाश्म के बारे में आपने इतना कुछ देख लिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझो जो मैंने तुमको बताया उसी के पॉइंट में आपको बता रहा हूं। चट्टान अवसाद या तलछट में बटी होती है या बनी होती है, ठीक है। और इन्हीं तलछट से पृथ्वी के इतिहास को जाना जाता है। अभी अभी तलछट को मैं बेसमेंट बोल रहा था, और यही इसी से क्या जाना जाता है? पृथ्वी के इतिहास को जाना जाता है कि कितनी चट्टाने या तो कितना तलछट ऊपर गया, कितना बेसमेंट ऊपर गया और कितने साल बाद बेसमेंट बन रही है। इससे हम पृथ्वी के इतिहास को जान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। जो अवसाद या हमारे पास जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं, हम उनकी गणना करते हैं कि वो कितने पुराने हो सकते हैं और उनकी पहचान करने की कोशिश करते हैं, उनको लिंक करते हैं, ठीक है। ये तो जीवाश्म के ऊपर पॉइंट रहे। और जीवाश्म का सबसे बड़ा एग्जांपल सब लोग जानते होंगे, डायनासोर के जीवाश्म हमें मिल चुके हैं, जिससे हमें पता चला कि पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी रही होगी, ठीक है। आगे बढ़े क्या? चलो अब हम देखते हैं कि जो तुम जीवाश्म का अध्ययन कर रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैलेओंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलेओंटोलॉजी, पैलेओंटोलॉजिकल बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है, ठीक है। जीवाश्म प्रमाण की हमने बात कर ली। अब एक जीवाश्म प्रमाण का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है, नीट में एक बार पूछा गया है, आर्कियोबैक्टेरिक्स के बारे में पूछा गया, आर्कियोपेटेरिक्स के बारे में। अब ये जो आर्कियोपेटेरिक्स था, ना तो ये पूरी तरीके से पक्षी था, ना तो ये देखने में पूरी तरीके से पक्षी लगता था जिसके जीवाश्म हमें मिले थे, ठीक है, ना तो ये सरीसृप मतलब ना तो ये सरीसृपों जैसे लगता था। तो इसीलिए हम इसको मिसिंग लिंक बोल देते हैं, किसके बीच की? सरीसृप और पक्षियों के बीच में। और यही लाइन नीट में पूछी गई थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। अब देखो सरीसृप और पक्षियों के बीच की मिसिंग लिंक हमने इसको क्यों कहा? क्योंकि ना तो ये देखने में सरीसृपों जैसा था, ना तो ये देखने में पक्षियों जैसा था, ठीक है। ये मिला कहां था हमें? ये जुरासिक काल की चट्टानों से हमें प्राप्त हुआ था। किस काल की? जुरासिक काल की चट्टानों से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़े क्या? चलो अब हम देखते हैं तुलनात्मक शारीरिकी या आकारिकी के प्रमाण। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी पर लाइन लिख रखी है, मतलब हेडिंग लिख रखी है, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं बात करता हूं समजात अंग की, समजात अंग के बारे में सभी लोग जानते हैं, ऐसे अंग जिनकी आकृति समान होती है लेकिन कार्य जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। इसके एग्जाम्पल की आइए बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं चीता हो गया, मानव हो गया, वेल हो गया, चमगादड़ हो गया, इनके जो आगे वाले पाद होते हैं या इनके जो आगे वाले पैर या हाथ होते हैं वो देखने में एकदम समान रहते हैं, लेकिन जो इनके वर्क रहता है वो एकदम क्या रहता है? वो भिन्न रहता है। इसके एग्जाम्पल की मैं एक बार डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा तो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। और एक अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ तो बोगेनविलिया के कांटे हो गए और कुकुरबिटा के प्रतान हो गए। इसका कांटा और कुकुरबिटा का प्रतान एक जैसा देखने में लगता है, लेकिन इनके दोनों के कार्य जो हैं वो भिन्न होते हैं। इसको डायग्राम में दिखा दूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उससे पहले कुछ पॉइंट देख लीजिए। ये जो समजात अंग है, यानी मैं इसको समजातता बोल सकता हूं, ये जो समजातता होती है ये बताती है कि हम समान पूर्वज से प्रकट हुए हैं। अब कार्य भले भिन्न भिन्न हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समानताएं दिख रही हैं, यानी हमारे पूर्वज समान रहे होंगे। बात समझ में आ रही है ना? चलो, और इसी कारण जब ऐसा हो कि कार्य भिन्न होने के कारण वही संरचना भिन्न रूप ले ले, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी विकास बोलते हैं। बोर्ड में कई बार डिफिनेशन पूछी गई है, ओके। अभिसारी विकास की डिफिनेशन क्या होती है? जब कार्य भिन्न होता है तो धीरे धीरे वो संरचना भी भिन्न हो जाती है, और जब संरचना भिन्न हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? अपसारी अभी नहीं, अपसारी विकास बोलते हैं, ओके। चलो फिर अब हम बात करते हैं डायग्राम की। डायग्राम सामने है आपके। ये कुकुरबिटा का प्रतान हो गया। ये जो मैं बात करता हूं, देखो ये जो प्रतान अगर देखोगे, ये वाला प्रतान देखो और इसका कांटा देखो, एकदम सेम सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दोनों एकदम सेम से दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के कार्य एकदम से अलग हैं। कांटा इसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, और ये जो प्रतान है इसको आगे चढ़ने में हेल्प करता है।
दोनों के वर्ग अलग अलग हो गए। अगर मैं मानव की बात करता हूं तो इसके हाथ कुछ ऐसे दिखते हैं, मानव अपने हाथों को यूज जानते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर मैं चीता की बात करता हूं तो ये दौड़ने में अपने हाथों को यूज करता है, व्हेल की बात करता हूं तो ये तैरने में करता है, और अगर मैं चमगादड़ की बात करता हूं तो ये भैया लटकने में अपना यूज करता है, ठीक है। जो सबके कार्य तो अलग अलग है, लेकिन सब में सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी, सब में क्या दिख रही होगी, सिमिलरिटी दिख रही होगी, इसीलिए हम इनको बोलते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं बच्चा, समजात अंग बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं तुल्य रूपिता। तुल्य रूपिता जस्ट समजात अंग के अपोजिट होती है, जहां पर जो आकृति होती है वो भिन्न हो जाती है, लेकिन जो कार्य हैं वो समान हो जाते हैं। सर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो पक्षी और तितली के पंख देख लीजिए आप, दोनों के पंख एकदम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों उड़ने के काम में ही आते हैं। अब ऑक्टोपस और स्तनधारी की आंखें देख लीजिए, बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों देखने के काम में आती हैं। आप शकरकंद को देखिए और आलू को देखिए, सेम सेम देखने में लगते हैं, लेकिन अगर मैं शकरकंद की बात करता हूं तो ये जड़ का रूपांतरण है, और अगर मैं आलू की बात करता हूं तो ये तना का रूपांतरण है। मतलब शकरकंद जो जड़ है और आलू तना है, दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन देखने में एक सी लगती है। इसी तरह अगर मैं पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स की बात करता हूं तो ये भी सेम रहते हैं, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? ये सारे एग्जाम्पल बच्चा पूछे जाते हैं और बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नीट वगैरह में तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। ओके, अब ये जो तुल्य रूपिता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये नीट में पूछा गया है, और एक बार कैसे पूछा गया, कथन में पूछा गया था, एम्स वगैरह में पूछा गया था। जो तुल्य रूपिता है वो समान पूर्वज को नहीं बताती है, लेकिन जो समजातता है वो समान पूर्वज को बताती है, क्योंकि समान संरचना है, यहाँ पर संरचनाएं ही भिन्न होंगी, ठीक है। आगे बढ़े क्या? अब देखो आगे एक चीज आती है कि ये जो आप तुल्य रूपिता देख रहे हैं, तुल्य रूपिता अभिसारी विकास का एक एग्जाम्पल हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं अभिसारी विकास क्या होता है। उससे पहले आप ये देखिए कि अनुकूली विकर्ण क्या होता है, और अनुकूली विकर्ण से ही निकल कर आने वाला है आपका अभिसारी विकास। अगर मैं अनुकूली विकर्ण की बात करता हूं तो एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र से विभिन्न प्रजातियों का विकास एक प्रक्रम से शुरू होकर दूसरे भूभौगोलिक प्रजातियों के विकास को हम क्या बोलते हैं, अनुकूली विकर्ण बोलते हैं। अब इस चीज को समझो, ये तो मैंने डिफिनेशन पढ़ दी, अब इस चीज को समझो कि मैं बताना क्या चाहता हूं। देखो हुआ क्या, अगर सपोज दैट यहाँ पर एक प्रजाति है, ये एक मैंने क्या बना दिया, बच्चा बना दिया, ठीक है। एक प्रजाति होगी, कोई भी एक प्रजाति है, इसने अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया, और इसने अपने आप को डेवलप करते 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 बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को एक अलग रूप में ढाल लिया। और ये कहां हुआ, एक भूभौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भूभौगोलिक क्षेत्र में देखने के लिए मिला। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अभिसारी विकास की, तो अभिसारी विकास में जस्ट इसका थोड़ा सा चीजें बदल जाती है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। इसमें होता क्या है, जगह एक ही है। अब मैं क्या ले रहा हूं, जगह एक ले रहा हूं, लेकिन एक ही जगह पर तुमको एक ही तरीके के आदमी कई तरह के दिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने एक ही भूभौगोलिक क्षेत्र पर अपने रूपों को अलग अलग बना लिया है, और इसको मैं क्या बोलता हूं, अभिसारी विकास बोलता हूं। और अभिसारी विकास के बारे में डार्विन ने बताया था। डार्विन, इसीलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, डार्विन की फिंच यानी डार्विन की चिड़िया एक इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाती है अभिसारी विकास का। अभी तक की बातें समझ में आई हो या ना आई हो, अब आपको समझ में आने वाला है डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम को आप देखिए, डार्विन यात्रा कर रहे थे, अपनी यात्रा के दौरान डार्विन ने बताया कि जब उन्होंने देखा गैलापागोस द्वीप में, इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने देखा भैया कि एक चिड़िया थी जो कि अलग अलग तरीकों से डेवलप हो चुकी थी, और ये विभिन्नता उन्होंने कहां पर देखी, उसकी चोंच पर इन्होंने देखा कि उसकी चोंच, चिड़िया पूरी एक ही है लेकिन चोंच उसकी जो है वो अलग हो रही है, और उसकी आंखों में थोड़ा सा भिन्नता देखने के लिए मिल रही है, और ये उन्होंने देखा था एक ही द्वीप पर। और इसीलिए एग्जाम्पल हो जाता है अभिसारी विकास का, जब एक ही भूभौगोलिक क्षेत्र पर एक से अधिक असमानताएं देखने के लिए मिल जाती हैं एक ही जाति की, तो उसको हम बोलते हैं अभिसारी विकास। और इस चीज को किसने स्पष्ट किया था, डार्विन ने बताया था अपनी फिंच द्वारा, अपनी चिड़िया द्वारा, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल देखिए, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है,
शिशुधानी वाले विकर्ण। अब देखो शिशुधानी वाले जो जीव थे उन्होंने अपने आप को अलग अलग डेवलप किया। अब ये सारे जीव आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, नीट में ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, नीट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शिशुधानी दे दिया जाएगा और इनमें से कौन शिशुधानी की एग्जाम्पल है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो आपको सारे एग्जाम्पल रटे होना चाहिए कि ये शिशुधानी जो है वो भी अभिसारी विकास का एक एग्जाम्पल हो जाते हैं और ये एक ही भूभौगोलिक क्षेत्र पर है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन्होंने अपने आप को अलग तरीके से डेवलप कर लिया है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करे, जहां पर उसको समझ में ना आ रहा हो वो बताइए कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है, कल शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो एक लास्ट लेक्चर बनेगा छोटा सा, उसमें द एंड हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।